हेलो एवरीवन। तो इस ड्रामे में जो स्टोरी चल रही होती है वो एक्चुअली ईयर 2019 की है। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि अचानक से चाइना में इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती है क्योंकि कोविड-19 वहाँ की डिफरेंट सिटीज़ में डिटेक्ट हो चुका था और अब पैंडेमिक की सिचुएशन थी। भैया हॉस्पिटल में भी यही हाल होता है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है और एक प्लान डिसाइड किया जाता है कि किस तरह से इस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल करना है। डॉक्टर चेंग आज निंग से कहता है कि पल्मोनरी डिपार्टमेंट में आजकल डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, तो क्यों ना मैं उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाऊं थोड़े अरसे के लिए। निंग कहता है कि तुम ये डिंग को अवॉइड करने के लिए कर रहे हो या फिर अपनी मर्जी से। वो कहता है नंबर 1 पर लोगों की खिदमत के लिए और दूसरे नंबर पर डिंग को अवॉइड करने के लिए। आज वो दोनों आपस में दिल की बातें करते हैं। निंग कहता है मुझे पता है तुम्हें मुझ पर काफ़ी गुस्सा है क्योंकि मैं तुम्हें रिसर्च की साइड पर जाने नहीं देता था बल्कि आउट पेशेंट ड्यूटी ज़्यादा कराया करता था। तो चेंग भी आगे से कहता है हाँ, इसी वजह से ही मैंने तुम्हें मैनेजर की पोस्ट के लिए वोट नहीं दिया था बल्कि चियान को दिया था। तो आगे से निंग कहता है अगर हमारी दोस्ती 10 साल पहले वाली होती तो इस बात पर मैं तुम्हें ज़रूर 2-4 थप्पड़ लगा देता, लेकिन अब वो बात नहीं रही। और फिर उसको वो एक लेटर दिखाता है। एक्चुअली निंग ने उसे रिकमेंड किया था फर्दर स्टडीज़ के लिए, एक्स्ट्रा कोर्स करने के लिए, स्पेशलाइज करने के लिए वो बाहर जाएगा। अब ये बात देखकर चेंग को काफ़ी शर्मिंदगी होने लगती है। इतने में ऊपर से डिंग और वान आ जाते हैं, जिसके बाद थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल होती है। अब नेक्स्ट डे निंग देखता है कि रोहान के डैड का उसे मैसेज आया है। वो यही कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट प्लान तुमने मेरे लिए डिसाइड किया है एक्चुअली मुझे वो पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें उनके बचने के चांसेस बहुत कम थे। सर्जरी के बीच वो मर सकते थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि जितने भी दिन हैं वो अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे। रोहन के डैड को आज फिर से बहुत पेन हो रही थी। मम्मी उसके पास आती है। वो कहते हैं ये बात रोहन को पता नहीं चलनी चाहिए वरना वो डिस्टर्ब होगी। वैसे भी आजकल पैंडेमिक की सिचुएशन है, मैं नहीं चाहता कि वो अपने काम पर तवज्जो ना दे। रोहन ने आज हॉस्पिटल में ही शिफ्ट हो जाना था क्योंकि अब बार बार वो घर नहीं आया करेगी। हंसते हुए उसे गुड बाय कहते हैं और बोलते हैं कि पता है मैं नहीं चाहता था कि तुम डॉक्टर बनो क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी बहुत टायरिंग होती है, लेकिन आज फ्रंट लाइन वॉरियर बन के जिस तरह से तुम देश के लिए लड़ने जा रही हो मुझे तुम पर बहुत गर्व होता है। और उसके बाद इस छोटी सी फैमिली का एक हार्ट टचिंग गुड बाय होता है और रोहन के जाते ही उसके डैड जैसे फेस पर स्माइल रखे हुए थे आप बेचारे तकलीफ में आ जाते हैं। आज हॉस्पिटल में फिर से एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई थी उसी प्रेग्नेंट लेडी पर जिसके ब्रेन में ट्यूमर भी था। वो प्रीमेच्योर लेबर में जा रही थी और इसलिए डॉक्टर निंग को बुलाया गया था। वो कहता है कि हम डुअल सर्जरी करेंगे एट अ टाइम, इसका ट्यूमर भी रिमूव होगा और इसका बेबी भी डिलीवर होगा। उसके बाद निंग कॉल करता है डॉक्टर चियान को। एक्चुअली इस टाइप के ट्यूमर में उसकी हेल्प करने के लिए वो स्पेशलाइज था। वो उसे बुलाता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन चियान का कहना था कि इतनी रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी में मैं नहीं आने वाला। वो आए या ना आए, निंग ने फैसला किया था कि सर्जरी तो स्टार्ट कर दी जाएगी। जब तक उसके बचने के चांसेस हैं वो जरूर हिम्मत नहीं हारेगा। अब उस सर्जरी के बीच काफी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। सर्जरी स्टार्ट होते ही डॉक्टर चियान भी वहाँ पर पहुँच जाता है। निंग कहता है मुझे भरोसा था तुम जरूर आओगे। अब एक तरफ न्यूरो सर्जरी चल रही और दूसरी तरफ गायनेकोलॉजिस्ट उसका सिजेरियन कर रहे थे। बेबी की डिलीवरी हो जाती है। बेबी प्रीमेच्योर था पर बिल्कुल ठीक था और थोड़ी देर बाद ही निंग भी वो ट्यूमर रिमूव करने में कामयाब हो ही जाता है। ये न्यूज़ जब चेंग को पता चलती है तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो लेडी उसकी पेशेंट थी। अब चियान निंग को कहता है तुम बहुत रिस्की काम करते हो, मुझे तुम्हारे साथ आते हुए डर लगता है क्योंकि उसमें एक फ्लॉ था, वो अंडर प्रेशर अच्छा काम नहीं कर सकता था। निंग कहता है मैंने जानबूझकर अपना हाथ हल्का रखा था ताकि तुम मैनेजर बन जाओ। और फिर निंग और रोहन दोनों मिलकर डॉक्टर चियान को इतने मस्के लगाते हैं, बटरिंग करते हैं कि उसे समझ भी नहीं आता वो उनके हाथों का खिलौना बन के रह गया था। अब जब रात को रोहन अपने ऑफिस में वापस आती है तो देखती है काफ़ी रोमांटिक एटमॉस्फेयर था और उसके लिए बर्थडे सेलिब्रेट की हुई थी हमारे डॉक्टर निंग ने। रोहन तो काम के प्रेशर की वजह से अपनी बर्थडे भी भूल चुकी थी, लेकिन उसको ऐसा सरप्राइज मिला था कि उसका दिल खुश हो जाता है। और निंग अब वाकई बदल चुका था, उसका हर अंदाज ही डिफरेंट था। वो जो भी करता था अब रोहन के लिए दिल से करता था और वो दोनों यहाँ पर बहुत खुश नजर आते हैं। यहाँ पर उनके कुछ क्यूट और फ्लफी से मूवमेंट आते हैं, लेकिन निंग को जब पता चलता है कि इसके डैड ने भी उसे विश किया है और वो साथ में ये कह रहे हैं कि तुम जल्दी से जल्दी शादी कर लो, वो थोड़ा तो सैड होता है क्योंकि उसे पता था कि उनके साथ आजकल क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अब नेक्स्ट डे टान रोहन से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है अब थोड़े अरसे हम एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे क्योंकि वो आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट होने जा रही थी। आजकल हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को इमरजेंसी की कंडीशन में कोरोना के पेशेंट्स के लिए बुला लिया जाता है। वहाँ पर उनके स्पेशल कॉस्ट्यूम के पीछे उनका नाम लिख दिया जाता है। डिंग खड़ी हुई थी चैंग के पीछे और उसने उसके असली नाम की बजाय स्टीमी बन लिख दिया था क्योंकि वो हमेशा बंस खाता रहता था।
फिर हमें लांग को दिखाते हैं। वो अक्सर हॉस्पिटल में खाना डिलीवर करने के लिए आता था और साथ में वो टान के लिए भी खाना लेकर आता था। और यहीं पर ही उसे शोए भी नजर आता है जो वहाँ पर वॉलंटियरली सोशल वर्क करने के लिए आया था। उसके बाद एक बहुत बड़ा शॉक मिलता है निंग को जब उसे पता चलता है कि शियांग की कंडीशन ख़राब है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं। एक्चुअली उसके ब्रेन में दोबारा से ट्यूमर ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। जब उसका सीटी स्कैन किया जाता है तो पता चलता है कि उसकी कंडीशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। उसका ट्यूमर इतना बड़ा हो गया है और है भी बिल्कुल ब्रेन की स्टेम के ऊपर। अगर वो एक बड़ा इंसान होता तो फिर वो रिस्क ले सकते थे, लेकिन छोटा बच्चा इतना बड़ा ऑपरेशन और ब्लीडिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये सब कुछ देखने के बाद निंग जुआनजी को साइड पर लेकर जाता है। वो उस पर बहुत गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि इसका अच्छे से ख्याल रखना, तुमने क्यों नहीं इसकी सिचुएशन को देखा, जो सिम्टम्स कहे थे उनको नोटिस क्यों नहीं किया। और वैसे भी इसका रेगुलर चेकअप भी मिस होता जा रहा था। जुआनजी कहती है मैं पेंडेमिक की वजह से इसे हॉस्पिटल नहीं लाई। एक्चुअली वो सीढ़ियों से गिरा था, तो जब वो डॉक्टर के पास लेके गई तो पता चला कि इसका ट्यूमर काफ़ी बढ़ चुका है। निंग शियांग से बहुत अटैच था और उसे आज जुआनजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे अपने बेटों की तरह प्यार करता था। सारी रात उसी के पास ही बैठा रहता है ताकि जब वो आंखें खोले तो आगे निंग को ही देखे। अब जुआनजी का निंग के सामने रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि कुछ भी करो और मेरे शियांग को बचा लो, लेकिन निंग का कहना था कि ये कितनी क्रिटिकल सर्जरी है, एक छोटी सी गड़बड़ और उसके बाद ये डिसेबल भी हो सकता है। ये सुनकर जुआनजी बहुत रोने लगती है और उसके पैरों में बैठकर उससे रिक्वेस्ट करती कि कुछ भी करो लेकिन शियांग को ठीक कर दो, इसका ऑपरेशन तुम ही करना। ये सीन देखते ही निंग को वो दिन याद आ जाता है जब उसने शियांग को पहली दफ़ा देखा था। इसी कॉरिडोर में वो रो रहा था जब उसने उसे उठाया था और उसके बाद उसका इलाज किया था। आज निंग कहता है तब मैं उससे इमोशनली अटैच नहीं था, लेकिन अब हूँ, और जब मैं उसका ऑपरेशन करूँगा। निंग का कहना है अब मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं नर्वस हो जाऊँगा और ठीक से ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। उधर चियान को दिखाते हैं। वो एक दफ़ा टान को मिलने के लिए आता है और वो दोनों फ़ोन पर बात करते हैं। टान को पता था कि ये रोज़ रोज़ मुझे खाना देने के लिए आता है। वो उसका थैंक्स करती है, कहता है कि क्या तुम मुझे ये ऑनर दोगी कि मैं रोज़ाना सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे लिए खाना बनाया करूँ। टान तो शॉक्ड थी इस सिचुएशन में एक प्रपोजल, लेकिन लांग कहता है अभी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं, सोच लो अच्छे से, बाद में बताना मुझे क्या आंसर है तुम्हारा। अभी शियांग की टेंशन तो ख़त्म हुई नहीं थी। इतने में रोहान के डैड भी हॉस्पिटल में आकर एडमिट हो जाते हैं। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रोहान को जब ये पता चलता है तो वो बहुत रोती है। उसके बाद रोहान और लांग दोनों निंग से मिलते हैं। रोते रोते उससे पूछते हैं कि हमें इतनी देर से क्यों पता चला। निंग उनको बताता है कि तुम्हारे डैड ने ही मुझसे वादा लिया था कि तुम लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दो, जब तक ये बात छुप सकती है वो छुपाना चाहते थे। रोहान आज बहुत टूट के रह गई थी। अब तक उसने और पेशेंट्स देखे थे, लेकिन उसके अपने डैड बिल्कुल मौत के किनारे पर खड़े हुए थे। वो दोनों बहन भाई बहुत रोते हैं और इसके साथ ही ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।